लेकिन क्या है कि देखिए हिंदुस्तान को देखिए, एक 100 रुपया कमाने वाला भी वो खुश है, वो उसमें भी अपनी खुशियाँ ढूंढ लेता है कि 100 रुपया कमाया तो उसी में इतना खाऊंगा, इतना करूंगा, बच्चे के लिए एक चॉकलेट ले जाऊंगा, खुशियाँ ढूंढ लेता है। लेकिन जैसे ही राजनीति प्रवेश, जिंदगी तितर बितर। ये कहानी भी वही है। आम जिंदगी, बहुत सही जिंदगी, राजनीति का प्रवेश, ये 4 दोस्त बिखर गए, फिर एक सीबीआई ऑफिसर वहाँ से आए, वो ढूंढने गया, वो भी बिखर गया, एंड उसके बाद एक्चुअल पता चलता हु इज़ द एक्चुअल एनिमी इज। तो मतलब जो सीबीआई ऑफिसर आया, इसको भी राजनीति ने छोड़ा नहीं, मतलब राजनीति जो जहाँ मिल जाए, जहाँ चली जाए, सब कुछ नष्ट कर देती है। सभी नहीं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। आप हर राजनीति पॉलिटिशियन पे उंगली नहीं उठा सकते। बहुत लोग, मैं तो समझता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, कुछ खराब है। ये तो हिंदुस्तान कभी का टूट गया होता। ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ पॉलिटिक्स इज सच ए थिंग जहाँ उसने मतलब जिधर उसने अपनी चीज़ें मतलब घुमाई, सब गड़बड़ ना बिलीव करते हैं कि वाकई में राजनीति जो है वो हर जगह जो है चक्री घुमाती है, सब कुछ जो है ख़त्म कर देती है। मेरे बोलने से ज़्यादा आप लोग रोज़ बोलते हैं टेलीविज़न पे, आप भी जानते हैं कि क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है। जैसे कि दादा ने कहा कि इट्स नॉट द एंटायर लॉट, लेकिन एक इंडिविजुअल ख़राब निकलने से बहुत कुछ ख़राब हो जाता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट एनिमी इज़ ऑल अबाउट। और ये जो 4 पुलिस वाले, उनके पास भी ऐसे पावर्स है कि कभी कभी एक पोजीशन के बाद आदमी मिसयूज भी करने की कोशिश करता है। तो इट्स एन इंटरनल टर्मोइल। ये एक्शन है, डेफिनेटली एक्शन है फिल्म में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार यू डूइंग अ फिल्म आफ्टर 2 years एंड विद दादा एंड ऑल ऑफ यू हार्डकोर एक्शन होगा। एक्शन है, लेकिन इमोशनली भरा हुआ फिल्म है। रिलेशनशिप की कहानी है, जहाँ एक सीबीआई ऑफिसर जब आता है एंड डज हिज इन्वेस्टिगेशन, ही रियलाइजेज दैट ये चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो भी इनके साथ हो रहा है वो राजनीति की वजह से हो रहा है, एंड इसीलिए वो बिखर चुके हैं। फिल्म को हम क्या मानेंगे, राजनीति और कॉप के बीच की कड़ी के ऊपर जुड़ी हुई है या पूरी सिनेरियो पे चल रही, जो आज जो हाल है देश का उसके ऊपर? आज जो देश का हाल है एब्सोल्युटली उसी के ऊपर। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा ही होता होगा। अगर ये ऐसा हुआ है तो उसी की वजह यही है, यू विल एक्सपेक्ट इट। करप्शन कहने से क्या, एक बड़ा एक क्या बोलते हैं, कॉमन है हर फिल्म में। आप करप्शन नहीं बोलूंगा, ये सर्वाइवल। हाँ, दिस इज नॉट करप्शन एंड इट इज अबाउट पॉलिटिक्स। इट्स अबाउट द कमिंग इलेक्शंस जो आ रहे, जैसे कि 2014। और इलेक्शन होते कैसे, पैसे कहाँ से आता है, what is the requirement? They say कि आज एक MLA के लिए आई थिंक 15 लाख या 20 लाख का खर्चा होना चाहिए एक उसके कैंपेन के लिए, इलेक्शन के लिए, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ये पैसे आते कहाँ से हैं? दादा ने जो वर्ड यूज़ किया कि करप्शन नहीं, सर्वाइवल। करप्शन बहुत कॉमन वर्ड हो गया। आई वोंट कॉल इट, दिस इज सर्वाइवल फॉर बोथ द साइड। मैं एक बात बताऊँ, अभी देखिए हम लोग हर वक्त उंगली उठाते हैं, ये खराब है, ये MLA खराब है, ये MP खराब है, ये काउंसिलर खराब है। मुझे एक बात बताइए, तो क्या कभी आपके पास कोई काउंसिलर, कोई MLA, कोई MP या कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ा पुलिस वाला आपके घर आए और बताए कि मिठुंदा अब ये काम करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ? नेवर, कभी नहीं। हम जाते हैं उनके पास, हम जाके बोलते हैं बैल्कनी थोड़ी सी भाई बैल्कनी एक्सटेंड कर रहा हूँ सर, वोट दिया हूँ, थोड़ा देख लेना। वो उसका इंतज़ार करते काम। इट इज़ वी आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल। जब तक हमारे में ये जागृति नहीं आएगी, जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आप इसको करप्शन मत कहिएगा। सर्वाइवल आप बोल रहे हैं, आज इतना ज़्यादा फैला हुआ है, क्या आदमी अगर नहीं जाएगा तो क्या काम उसका बनेगा, या ज़िंदगी वो हाथों हाथ गंवा देगा अपनी, बैठा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसका काम? तो देखिए, आप पहले तो ये तय कर ले कि आपको करना क्या है। आप जल्दी में हो तो पैसा लगेगा, और अगर जल्दी में नहीं हो तो अपने आप हो जाएगा। डिपेंड हमारे ऊपर है। दादा कभी जल्दी में रहे कि नहीं रहे? जल्दी में रहे मतलब देखिए, प्रेशर बहुत काइंड होता है। अगर आप किसी से लोन लिया हो, बैंक लोन हो, जिसका ब्याज मुझे याद है ना, आई हैव टू पे 23% इंटरेस्ट ऑन माई होटल लोन।
तो 23% इन 1 करोड़ में 23 लाख रुपए अगर आपको ब्याज भरना हो तो आदमी तो जल्दी में रहेगा ना, मेरा जल्दी होटल बन जाए, उसका मनी फ्लोर में पैसा चुका दूँ। ऐसे मौके पर अगर कोई प्रेशर आ जाए कि इतना आपको डाउन करना है तभी आपका पास होगा, आई विल सकम। तो आपने किया? यस आई हैव। अन्ना, कभी आपका भी बिजनेस है साथ में, आपको भी इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा? डेफिनेटली सबको गुजरना पड़ता ही है, सिस्टम ही ऐसा है। सर्वाइवल, आई वोंट कॉल इट करप्शन। एग्जैक्टली। और ये अब कोशिश यही है कि थैंक्स टू द मीडिया, जैसे कि मीडिया, सब मीडिया एक नहीं होती, वैसे ही थैंक्स टू द मीडिया बहुत सारी चीज़ें आगे आई है। यू नो, लॉट हैज़ बीन एक्सपोज। तो लोग आज डर के वजह से, मीडिया के डर के वजह से, लॉ के डर के वजह से एक आम आदमी का काम जल्दी हो भी जाता है। आज जैसे कि आप एक कम्युनिटी है, छोटी सी कम्युनिटी पारसीज की, आप देखिए कभी कोई उनको सताने की सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी टेढ़ा सोचते ही नहीं। वो जो भी है लीगली करते हैं, जो भी है लेटर राइटिंग से करते हैं। और जैसे दादा ने कहा, अपने टाइम के लिए वेट करेंगे, उनको कभी तकलीफ नहीं होगी। आप पुलिस स्टेशन जाओ या कहीं भी जाओ तो बोलेगा नहीं यार, ये प्राइम मिनिस्टर तक चिट्ठी लिख देंगे, आप उनका काम कर दो। और ना ही वो कभी बालकनी की एक्सटेंशन और कवरिंग और वैसा काम करेंगे। सर इट इज़ अ टू वे ट्रैफिक। खाली एक पे उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा, हम भी उतना ही जिम्मेवार है। जो आपने अन्ना, जो इसमें फिल्म में जो कैरेक्टर किया, एक कॉप का किया, तो कॉप की जो परेशानियां थी स्क्रिप्ट में आई होंगी, जाहिर सी बात है। डेफिनेटली। तो वो परेशानियां क्या रियली में एग्जिस्ट करती हैं? ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती है कि उस सैलरी में आप देखो कि सर्वाइवल ही इम्पॉसिबल है। तो उसी ये मेन जड़ जो सैलरी है, डेफिनेटली जो पर्क्स है, आई मीन वो 12 घंटे 24 घंटा काम करते हैं पुलिस वाले, तो वो जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? दादा आपने जो इंडस्ट्री, आप थोड़े दिन के लिए मुंबई छोड़कर आप चले गए ऊटी अपना सब कुछ सेटअप करने के लिए, तो उसके पीछे रीज़न क्या था? अपना फ्यूचर सिक्योर करना था? अब मेरा फ्यूचर नहीं, मेरा फ्यूचर सिक्योर था। मुझे मेरे बच्चों के लिए बहुत फिक्र थी। मैं जो स्ट्रगल किया, जिस तरह से तकलीफ से इस जगह पे आया हूँ, मैं यही सोचता था कि मेरे बच्चों को भी सेम, क्योंकि अगर मैं वो बोलते हैं ना कि आई विल डाई विद माई शूज़ ऑन, मैं एक्टर का शूज़ पहन के मरूंगा, अगर वो खुमार चढ़ गया तो मैं बीवी बच्चे सबको भूल जाऊंगा, एंड दे आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। तो पहले मैं उनको सिक्योर करना चाहा, और मुझे ये भी मालूम था जब व्हेन द आयरन इज़ हॉट उसी समय डंडा मार दो, कि अगर एक्टर नहीं चल रहा हो तो कोई लोन नहीं देगा, गारंटेड। बैंक में जाइए, उस रिफ्यूज सब जगह। तो उस समय इतना बड़ा स्टार था, तो इमीडिएटली मेरा लोन सैंक्शन हो गया टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, और मैंने बना लिया। और एक होटल नहीं, 3 होटल बना लिया उसके बाद, और एक स्कूल भी खोल दिया, इंटरनेशनल स्कूल, मोनाक इंटरनेशनल स्कूल, छोटा स्कूल भी है। एंड तो दादा जब इतने बड़े आपने सेटअप किया, इतना बड़ा, तो आपको भी इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा होगा, सर्वाइवल से? सर कोई चांस ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं कि हो जाएगा, उसमें तो सब फिक्स है। पंगा लोगे तो सर 1 करोड़ में 30 लाख रुपए, आप 23 लाख आपको इंटरेस्ट भरना है, पंगा लो। उसने थोड़ी कहा कि आपके गले में बंदूक थोड़ी डाल दी, लेकिन मेरे ऊपर ऐसे एक बंदूक थी, हर महीने 23 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट भरना है। तो मैं बोला ले ले भाई, मेरा काम कर दे। और ये सही काम के लिए, गलत काम के लिए नहीं। मैं आई अंडरलाइन इट, सही काम, सही परमिशन, सही सब कुछ उसके लिए देना पड़ता है। गलत काम के लिए तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं, आपके लिए कोई खाता नहीं है, कोई कुछ नहीं, गलत दे दो, काम कर लो। जब सही काम के लिए पैसे की बात करो। लेकिन दादा जब आप यहाँ से गए मुंबई छोड़ के, तो आपको लगा कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ? सब पहले सोचा था कि लोग खंडाला नहीं जाते, ऊटी कौन आएगा, लेकिन मैं तय कर लिया था, मैं और मेरी बीवी ने, कि पहले बच्चों को देखो, वी विल लुक आफ्टर फर्स्ट, सिक्योर देम। हमने तो जिंदगी देख लिया वो क्या है, और ये सुपरस्टारडम थोड़ी हर रोज रहने वाला, इतना तो नीचे आने आए। लेकिन पता नहीं आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया कि माय फैंस, उन्होंने हमको नहीं छोड़ा। पूरी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गई ऊटी में, और मैं उसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उन्होंने, गलत फ़ायदा नहीं। मैंने कहा आप इधर आइए, ये होटल है, ये खाना पीना है, ये लोकेशन है, ये सब कुछ है, कहानी रेडी, 3 महीने के अंदर आपको पिक्चर बना के दे दूंगा। जिसमें प्रोड्यूसर ने बहुत कमाया, मैंने भी कमाया, और उसी पैसे से मैं अपना इंटरेस्ट चुकाता चला गया। 10 करोड़ रुपया पूरा चुकाया। फिर बीवी को बोला अब तुम चलो। 10 करोड़ कितने साल में? 12 साल, 12 ईयर्स। दादा साहब काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? उससे पहले मैं बोलूँ,
फैंटास्टिक लेजेंड, और हर चीज़ का ख्याल रखते थे। अगर कुर्सी भी नहीं हो तो दादा उठा के कुर्सी भी देंगे, अगर खाना नहीं हो तो दादा उठा के प्लेट दे देंगे, अपना प्लेट छोड़ देंगे। और मैं इस दादा बैठे हुए इसीलिए नहीं बोल, दैट्स व्हाई नॉट ओनली मी बट एवरीबडी लव्स हिम। यू गो टू एनी ऑफ द वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, एक ही नाम पे सब चलेगा, मिथुन दा, जो टायरलेसली आज भी उनके लिए काम करते। लोग बहुत पैसे कमाते, बहुत शोहरत कमाते। 90% एक्टर्स वर्करों के लिए आगे आने से डरते हैं। अब यानी डरने का वर्ड नहीं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं है उनको। लेकिन दादा इवन बीइंग इन ऊटी हैज़ बीन देयर फॉर देम, सो आई थिंक कमेंडेबल। आपने अब तक की याद है कितनी बार कॉप का रोल किया है? काफ़ी फिल्में की हैं उन्होंने, लेकिन फैक्ट है फॉर मी यूनिफॉर्म में ये मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। और इमोशनली आई वुड से कंटेंट वाइज जैसे भैरव सिंह है, बॉर्डर में था, वो इमोशन है इस फिल्म में। सब कहते हैं कि I'm sure you've done extraordinary action in the film. We've done extraordinary action in the film. But the action works सिर्फ इसलिए क्योंकि इमोशनली बहुत स्ट्रांगली बैक्ड। और जब आप के जाकिर, दादा, इन एक्टरों के साथ काम करते हो ना, आई थिंक इट एलिवेट्स यू टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। परफॉर्मेंसेस, दिस फिल्म इज अबाउट परफॉर्मेंसेस। अगर यूएसपी पूछोगे तो आई से परफॉर्मेंस, आप यूएसपी पूछोगे तो आई से स्क्रिप्ट। दादा मेमो साथ में थे, फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था? ये वो डरा हुआ था। देखो भाई, मैं एक बात करता हूँ, मैं एक्टर हूँ, पहले एक्टर हूँ, उसके बाद जब फिल्म में हूँ पहले एक्टर, उसके बाद डैडी। घर में पहले डैडी, बाद डैडी? एक्टर। डैडी तो नाम बोलते हैं, मेरा डाक नाम, निकनेम है डैडी। नहीं तो उसको भाई बोलते हैं, मिठुन बोलते हैं। नाम ले मिठुन से आज पहली बार कहाँ दादा ने बोला कि डैडी, खुद को डैडी बुलाया अपने आप को। निकनेम है ना। अच्छा ऐसा, घर में प्यार से नाम नहीं बोला, निकनेम। खैर और मैं जब एक्टर हूँ तो 1 इंच किसी को नहीं छोड़ूंगा, 7 एक्टर। लेकिन पहले डरा हुआ था, एंड देन स्लोली सीन जैसे चलता गया, ही गॉट कॉन्फिडेंस। और मैं आपको बोलता हूँ, जब सीन खत्म होगा, जब वो टर्न करके चलता है, आई थिंक पीपल विल क्लैप। श्योर, फैंटास्टिक। आप पहले इस बहुत सारी फिल्में आपने सुनील को, अन्ना को देखा है, अब इस फिल्म में भी देखिए। देखिए पिक्चर चले नहीं चले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन एफर्ट में किसी ने कोई कमी नहीं रखी। दादा एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि लोग भी सुनने में आता है, धीरे धीरे बातें बाहर आती हैं कि मेमो के बड़े होने के बाद घर में कंपटीशन बहुत बढ़ गया आपका, खासतौर से फैन फॉलोइंग में जो गर्ल्स की हुआ करती थी। सर बार बार ये बोल के क्यों याद दिलाते हो यार चीज़ें। बट एनीवेज, तो मैंने मेरे अपने भाई साहब को समझा दिया है कि क्लैश मत किया करो। अगर पहले SMS करो कि डू यू नो दिस गर्ल, मुझे पूछो। मैंने कहा अगर हाँ तो उधर SMS नहीं करना, ना कहा तो गो अहेड। एक बार क्लैश हो गया, लफड़ा हो गया ना। क्लैश हुआ एक बार हो गया तो जीता कौन? ये हार जीत की बात नहीं, दोनों एक दूसरे को उधर चलेगा, मैं इधर चलेगा। लॉस हुई लड़की की, गर्ल लॉस्ट। हम यही पूछ रहे थे आपसे, आपने इतनी बार कॉप का किरदार किया है, जब आप मुंबई सड़कों में निकलते हैं, जो कॉप्स को देखते हैं, तो दिल में क्या आता है? अरे कॉप्स आधे तो वैसे ही बोलते हैं कि आप तो आधे पुलिस वाले हो, आर्मी वाले हैं, तो हमेशा यही बोलते हैं कि सर आप तो हमारे अपने हो। और वो फीलिंग अच्छी फीलिंग है, क्योंकि nobody appreciates what they do। अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स को पूछिए तो आपको लगता है, जब आप उनको देखते हो तो लगता है यार ठीक है यार जवान से, लेकिन आप जब उनके साथ काम करते हो और आप उनको बॉर्डर्स पे देखते हो, मैं कारगिल जा चुका हूँ, एंड आई हैव सीन द वॉर दैट वाज हैपनिंग, आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। तो ये एक सल्यूट है अपने हीरोज को। फिल्म में जो प्रोड्यूसर हैं वो आपकी वाइफ हैं, तो मेहनताना मिला कि नहीं मिला अभी तक? 1 पैसा नहीं दिया अभी तक, बहुत दुखी हूँ। वो वाइफ नहीं है, ये हस्बैंड है उनकी। लेकिन पहला ऐसा एक्टर है ना जिसने प्रोड्यूसर के साथ इतनी ज़्यादा क्या बोले दिल बन के सामने पहुंचा है। वो नहीं भाई, पैसा ही नहीं मिला, अभी क्या बोलेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो नहीं मिला, और नहीं मिलेगा तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर बे, वो बात भी सही है, घर में तो रहना ही है। बोल नहीं सकते, नहीं तो खाना भी बंद हो जाएगा। मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ घर में, जब बीवी नहीं होती। ना आपने कुछ लुक चेंज किया, अपना लुक चेंज लग रहा है आपका। लोग अभी प्रमोशन के लिए दादा ने एक महीने छुट्टी दिला दी है मुझे,
तो अभी प्रमोशन के चक्कर में निकल रहे हैं, तो एक अलग लुक कैरी करने की कोशिश कर रहा हूँ. But he is terrific in the film, really terrific. के I mean, आप वो जो कहा है अन्ना ने कि this film of emotion, performance की फिल्म है. I think अपनी जगह में लोग ऐसे terrific performance दिया है. अन्ना, दादा की जो फिटनेस है इसको देख के क्या कहेंगे? दादा I'm कैसे not फिट रखते very हैं? fit. इसकी तरह तो नहीं हूँ, लेकिन I'm better, not bad. ना, that is brilliant. जो एनर्जी लेवल है, फिटनेस फॉर मी इज एनर्जी लेवल. ऑफ कोर्स फिजिकली फिट तो है ही, लेकिन उनकी जो एनर्जी लेवल है, आई मीन सुबह पैसे कमा रहे बॉम्बे में, शाम को पैसे कमा रहे कलकत्ता में, वही आ रहा मैं wait कर रहा था पैसे कमा रहे मैं wait कर रहा था कि तुम आओगे। इसमें. तो अमित जी और दादा दोनों हमारे लिए भगवान ही है. जैसे कि दादा ने कहा, सब मेरे को बोलते रहते कि यार तू कमाल का बिजनेसमैन है, 10 बिजनेस करता हूँ तो 9 फ्लॉप है. आप दादा को देखिए, राइट टाइम, आज 5 स्टार होटल्स होना, वैल्यूएशन तो सोचिए ही मत, लेकिन ही इज कंप्लीट, ही इज लिव्ड अ कंप्लीट लाइफ. ये जो बोल रहा है क्यों मालूम है? आप गार्ड उसको मालूम है, इसके बाद मैं बोलने वाला हूँ. एक ही एक्टर जो स्क्वायर फीट गिनता रहता है यार, उधर 100 फीट जगह है यार, स्क्वायर फीट क्या चल रहा है बता. हम लोग कैसे बात करते हैं, अरे अन्ना तू पीछे कर रहा है यार, इसमें रोल तेरा बहुत लुक बहुत अच्छे. अब मालूम है यार, उसके पास मैंने 100 फीट जगह ली और इसका 1 करोड़ रुपया चल रहा है यार. ये स्क्वायर फीट की बात करता है, हम फिल्म की बात करते हैं, इतना ही फर्क है. अच्छा, आज दोनों बिजनेसमैन सामने सामने बैठ गए. मैं भी सही इसके सामने. खंडाला में बंगला देखा है कि इनका? एक बार जाइए, हम लोग रहे, मैं और सलमान दोनों रह चुके उनके वीर के टाइम में. क्या बोले सर, उसके जो पास में एक छोटी सी गली गई है वो भी उन्हीं की है. उसमें भी स्क्वायर फीट ऐड हो गया. दादा, अन्ना से पूछे कितने स्क्वायर फीट का है वो बंगला? सर मुझसे पूछ, स्क्वायर फीट गलत, कितने एकड़ का है बोलिए. शुरू कहाँ होगा खत्म होगा पता नहीं. हम चलते गए, मैं और सलमान दोनों चले ही जाए. मैं सलमान किधर है यार, रूम वूम नहीं दिखाई दे रहा. बोलते अन्ना का है, चल और आगे चलते था. और उसके बाद सामने एक ब्यूटीफुल खाई, जिसको पसंद है वैसे टपका देते. उसका लैंड नहीं मिले तो. पुराना जमाना याद आता है, डिस्को डांसर्स वगैरह वाला? क्या सोचते हैं, क्या फील होता है जब वो गाने जमाना दादा के लिए आज भी आज वही है. दादा है, लेकिन वो डिस्को डांसर्स लेके आया था. आप लोगों को लगता है दादा का जमाना आज भी है. मैं अभी उनके साथ हाल ही में एक शो करके आया, सुपर मॉम्स. तो आप रिएक्शन अगर सुपर मॉम्स को देखते हैं तो इट वाज अनबिलीवेबल. कश्मीर से लेके कन्याकुमारी के मॉम्स जो थे, बोले दादा चुप कर. क्या ये क्या है? तो यानी What do you mean by this? कनेक्शन, कोई connection लोग नहीं. शॉक हो गए थे कि ये जबरदस्ती राइट कर रहा है. ये देखिए, वो टाइम समय के साथ सब कुछ चलता है. अगर उस समय जब डिस्को डांसर बना रहे थे हम लोग, सबने कहा इट इज आउट ऑफ प्लेस, पिक्चर चलेगी नहीं, ये मिठुन चक्रवर्ती ये क्या किए जा रहा है यार. मतलब लैंग्वेज बहुत सही नहीं थी, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. तो आई ऑल्सो थॉट, सुभाष जी भी सोचे थे कि पिक्चर चलेगी नहीं. बिकॉज न्यू काइंड ऑफ डांसिंग, क्योंकि डांस तो ऊपर से करते थे, हम पैर से कर रहे थे. लेकिन समय ने साथ दिया, नसीब सही था, अभी एक आइकॉनिक फिल्म हो गई. लेकिन अभी वही फिल्म की इस समय बनाओ नहीं चलेगी. आपको समय के साथ उसको बदलना होगा, समय के साथ सोचना होगा. और फिर आज की फिल्म, आज देखिए बहुत हम लोग आज फिल्म बना रहे हैं, जो पुराने एक्टर्स हैं उसका मजाक उड़ा के फिल्म बनाते हैं अभी. बट वो भूल रहे हैं कि आज से ठीक 10 साल के बाद ये पीढ़ी जो है ना, इनका मजाक उड़ाएंगे. इट इज़ द टाइम, इट इज़ द सर्कल. हम लोग सोचते हैं अरे हमने क्या फिल्म बनाई यार, इस पर क्या स्पूप मारा यार, कि हमने इसके बारे में ये कह दिया, इसके बारे में. ठीक 10 साल भी नहीं, 7 साल बस. देखना ये जो जनरेशन आएगा ये आपका मजाक उड़ा रहा है. सो बी केयरफुल व्हाट यू डूइंग. चलते थे, एक क्वेश्चन पूछेंगे कि जो मिमो का जो करियर चल रहा है उससे एज अ फादर कितना खुश? सर मैं खुश भी नहीं हूँ और नाखुश भी हूँ, क्योंकि उनके जो शुरुआत बहुत ही ख़राब, मतलब नथिंग, -0. उसके बाद हॉन्टेड चली, उसके बाद 3 पिक्चर, अभी एक पिक्चर बंगाली में भी की रॉकी, उसके बाद ये एनिमी, फिर हलकट, फिर तुक्का फिट, सब उनके पिक्चर कंप्लीट है ऑन डबिंग स्टेज. लेकिन एज ए फादर मैंने पहले भी कहा टीवी में, अभी भी कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा डैडी हूँ, डैडी बोल रहा हूँ, कि घर में मैं पिता हूँ,
कि तुमको जो चाहिए अगर मेरे बस में मैं सब कुछ दूंगा, जब लेकिन तुम्हारे करियर की बात आएगी, आई एम सॉरी, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। अन्ना कौन ये लड़ाई तुम्हें लड़नी है। और मैं दावे से कहता हूँ आज भी वो ऑडिशन देता है, और जो फिल्में मिली है ऑडिशन देने के बाद इज बिन सिलेक्टेड। हमने एक जगह अगर किसी ने फ़ोन किया और किसी ने कह दिया आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार। बेटर डांसर कौन? Mimo, definitely Mimo. 100 times And better. even as far as acting goes, he's brilliant. आज सब dance चाल बोल रहे हैं. I did Loot with Mimo, and even from Loot to now अगर आप देखोगे तो his transformation as an actor has been unbelievable. जो एक young officer का, नया officer का किरदार जो उसने निभाया, जो vulnerability है, एक क्राई है मिमो का एक सीन में जहाँ मिमो रोता है, और अगर वो एक सिंगल शॉट भी देख के आदमी औरतें तो छोड़िए रोना ना शुरू कर दे तो मैं अपना नाम बदल दूँ। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म कि हर एक का परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि यार के दादा मिमो जॉनी भाई ने क्या काम किया, और हमको लगता है जॉनी भाई को लगता है कि यार अन्ना के दादा ने क्या काम किया है। तो ईच वन एंड अप्रिशिएटिंग, हमने सब एक दूसरे को जगह दिया, अपने अपने सीन अपने अपने, हम सब किरदार है, कैरेक्टर्स है, कोई हीरो नहीं है फिल्म में। द सब्जेक्ट इज द हीरो ऑफ द फिल्म, द इमोशंस आर द हीरो ऑफ द फिल्म, एंड इसीलिए ये फिल्म बनी भी वैसे ही। एज अ प्रोड्यूसर आप दादा को पूछ सकते हैं Yes, yes. कि पता भी नहीं चला कि फिल्म बन गई और इतनी अच्छी फिल्म बन गई। सब मेरे पीछे खड़े रहे एकदम पहाड़ की तरह। मतलब जिस तरह का कोऑपरेशन मैं बोला ना, इंक्लूडिंग मनी, पैसों से लेके जो जो चीज़ें मैं एक एक्टर से या कोई टेक्नीशियन से मुझे मदद चाहिए, दे ऑल स्टूड बाय मी लाइक ए रॉक। चलिए दादा हम ये दुआ करेंगे अब फिल्म जो है जब दर्शकों के पास पहुंचे तो वो भी आपका सपोर्ट बन के ऐसे ही खड़े रहे। बस और ये आपको दुआ वैसे इतना करूंगा, प्यार बस। करते हैं, जरूर खड़े बाकी रहेंगे तो मुझे हमारी अपने। भी किस्मत होनी चाहिए, बट डेफिनेटली लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू। चलिए आप दोनों में यहाँ स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।